हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 8 है, जिसका टाइटल है BLI 221। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र हैं। तो जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये है कि इसका पहले मैं आपको छोटा सा परिचय दे दूँगी। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है इसके जो 5 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? पुस्तकालय विज्ञान जो पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा जो है सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक। और चौथा जो है पाठक का समय बच जाए। और पांचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है। तो आज हम जो है कि इस सारे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। उसके बाद में आते हैं इसका परिचय क्या है, कि जो इसको शुरू करा है, जो भी इसके महोदय वो क्या है, कौन है, डॉक्टर SR रंगनाथन है, जिन्होंने इस 5 सूत्र में अपना योगदान दिया है। तो जो इस सूत्र को जो लेखक है, मतलब जो भी जिन्होंने इसे लिखा है, वो 1928 में किया गया। ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी हैं, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्रों को जो प्रतिपादन किया है वो सर्वप्रथम 1928 में मीनाक्षी कॉलेज के अन्नामलाई नगर में किया था। और 1931 में क्या हुआ कि 1931 में जो रंगनाथन द्वारा इनका प्रकाशन लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना गया। यानी कि इनके जो 5 सूत्र हैं उसको पुस्तकालय के 5 नियम के रूप में देखा जाने लगा। जो इनका पहला है, बुक्स आर फॉर यूज़, जो पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए हैं, तो वो है। तो अब जो आगे आते हैं वो इसके 5 सूत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके 5 सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो 5 सूत्र कौन कौन से हैं ये हैं। तो अब इनके बारे में आते हैं कि जो प्रथम नियम पुस्तक के उपयोगार्थ के लिए है, कि हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। कि ऐसा कहते हैं कि जो पहले का समय होता था, पहले के समय में क्या होता था कि जो पुस्तकें हैं ना, उनको जंजीर से बांध कर रखा जाता था, और उनको मतलब किसी को यूज़ नहीं करने देता था। सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही इसे यूज़ कर सकते थे। ऐसा था ना कि पहले ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, तो इसमें भी कास्ट डिवाइड थी कि सिर्फ जो ब्राह्मण लोग हैं वही पुस्तकों को हाथ लगा सकते हैं, जो नीची जाति के लोग हैं वो उन्हें हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो उनकी भी क्या थी कि श्रृंखला डिवाइड कर रखी थी, तो उन्हें जंजीरों से बांध के रखा जाता था। तो हर किसी को ये यूज़ करने नहीं दी जाती थी। तो आगे आगे जैसे कि टाइम बदलता गया तो ये सब के लिए यूज़ होती चली गई। आज के टाइम में तो हर कोई, मतलब किसी भी इंसान के लिए इन पुस्तकों पर रोक नहीं है। तो यही इसी से रिलेटेड ये नियम है कि जो पुस्तक है ना वो उपयोग के लिए, कि इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, नाम से पता चल रहा है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए रंगनाथन जी ने इस नियम को शुरू किया। तो अब आगे आते हैं कि यहाँ नीतिहार्थ, इसके नीतिहार्थ बता रखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि पुस्तकालय की अवस्थिति, जो पुस्तकालय की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि उसका स्थान कैसा होना चाहिए। तो जो पुस्तकालय की जो सामग्री व सेवाएं जाए का उसका उपयोग हो सके। जो पुस्तकालय ऐसे स्थान पर स्थापित होना चाहिए कि जहाँ जो यूज़ करने वाला है, जो पुस्तकों के लिए है, वो आराम से आ जा सके, तो उसके लिए अच्छा रहे। अगर हम पुस्तकालय के अब समय की बात करें कि उसका कार्य समय क्या होना चाहिए, तो उसके अनुसार जो उसे खुलने और जो बंद होने का समय उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कह सकते हैं कि खुलने और बंद होने का समय उपयोगकर्ता के समय के अनुकूल नहीं होना चाहिए। जो पुस्तकालय का जो कह सकते हैं कि जो सामग्री है वो, क्योंकि जब हमारे पास सामग्री होगी तभी हम उन्हें प्रोवाइड कर पाए। तो ऐसे कह सकते हैं जो कार्य समय है ना, वो कार्य समय क्या होना चाहिए, जो उपयोग करता है, जो यूज़र्स हैं उनके अनुकूल होना चाहिए, ना कि जो पुस्तकालय जो अध्यक्ष हैं, जो लाइब्रेरियन, उनके अनुकूल। क्योंकि यूज़र्स को उसमें आना है ना, तो जो भी यूज़र्स आएंगे वो उसको यूज़ करना चाहेंगे। तो जो पुस्तकालय का समय है ना वो यूज़र्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग। तो आगे हम बात करते हैं पुस्तकालय भवन या फर्नीचर की, उनका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कि क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुस्तकालय भवन है वो आकर्षक दिखे, स्वच्छ, साफ़ सुथरा हो और कार्यशील होना चाहिए। जो उसमें हवा भी आ सके, प्रकाश भी आ सके, ऐसा होना चाहिए। उसमें कुछ नई नई पुस्तकें दिखें जिन्हें देख करके हाँ कि पढ़ने का भी मन करे, उन्हें देखते ही कि हाँ हम उनकी तरफ आकर्षित हों। तो क्या सकते जो पुस्तकालय जो है ना वो उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि जो उसका ऑर्गेनिज़्म है तो इस तरीके का होना चाहिए। जो उसकी निधानी होगी, जो ऊंचाई है वो मतलब 7 फुट 6 इंच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, मेज या कुर्सी लगा के आदि उस चीज़ को ले सकें। अब आते हैं कि जो उसमें
कर्मचारी का जो वर्ग है कि कर्मचारी कैसे होना चाहिए, तो कर्मचारी की बात करते हैं जो पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग तभी संभव है जब पुस्तकालय के जो कर्मचारी हैं वो योग्य हो, मददगार हो, कि हाँ आए और हमारी हेल्प करे, कुशल कर्मचारी जो काम करने में का मन करे। तो इस तरीके के वहाँ पर कर्मचारी होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताएं उनके पास हो, उन्हें लाइब्रेरी की नॉलेज हो, उन्होंने लाइब्रेरी से रिलेटेड उसमें स्किल में काफ़ी अच्छा योगदान दे रखा हो, तो कह सकते हैं जिनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके का स्टाफ एक तरीके से होना चाहिए जो हर तरीके की मददगार सिद्ध हो। आते हैं अब हम दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि जो प्रत्येक पाठक है उसकी पुस्तकों से मिले। तो दूसरे सूत्र की बात कर, तो नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि जो पुस्तकें हैं वो सबके लिए हैं और गिने चुने लोगों के लिए नहीं हैं। जो पुस्तकालय जो होता है ना वो पुस्तकें सबके लिए अवेलेबल कराता है कि जो ग्रंथ है उसमें कोई भेदभाव ना हो और जो पुस्तकें वो सबको मिले जो वो पुस्तकें चाहते हैं। तो अब हम आते हैं एक चीज़ के निहितार्थ, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उसके निहितार्थ क्या है। तो राज्य के दायित्व, पहला राज्य का दायित्व है, दूसरा पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व है। तो इसके अंदर दो है। अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है जो राज्य का दायित्व। तो राज्य का इसके लिए क्या दायित्व है कि जो वित्त है ना, जो पैसा है वो उसके लिए उसका प्रबंध करे, जो पुस्तकालय के अधिनियम है उनको पारित करे, समनीकरण करे, जो जिससे कि हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये तभी संभव है ना जब पर्याप्त धन होगा। और इसीलिए राज्य का क्या दायित्व होता है कि वह इस कार्य के लिए उचित धनराशि की व्यवस्था करे और अपने कार्य के अनुसार अधिनियम को पारित करे। तो इस सूत्र की जो पूर्ण संतुष्टि यही है कि जो वो है कि अपने उत्तरदायित्व को एक तरीके से पूरा करे। जो अगला टॉपिक आता है कि क्या है कि जो पुस्तकालय प्राधिकरण के क्या दायित्व है। अब इनके दायित्व की बात करें तो इनका जो क्या अधिकार है, तो वो कह सकते हैं जो पुस्तकालय के जो सफल संगठन में संचालन के लिए एक अच्छे और पढ़े लिखे कर्मचारी को नियुक्त करना चाहिए। और पुस्तक उपयुक्त का चयन करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसका धन का उपयोग अच्छे से हो, उसके नियम अच्छे से बने। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कह सकते हैं कि जो कर्मचारियों का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जो उन्हें पूर्ण लगन में निष्ठा होनी चाहिए अपने कार्य की, और जो पुस्तक तथा पाठक के बीच में जो पुस्तक और पुस्तकालय संग्रह की पूरी जानकारी दे, ऐसा होना चाहिए। और उसे जो मतलब कि कौन सी बुक कहाँ रखी है, किस तरीके से रखी है, उसे इस तरीके की नॉलेज भी होनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। अब अगला सूत्र कौन सा आता है, अगला तीसरे सूत्र जो आता है वो है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले के इससे क्या संबंध है, इसका मतलब क्या है। तो हम इसमें सीधे कह सकते हैं कि ये सूत्र उस पुस्तकालय को उपलब्ध पाठ्य सामग्री को उसके पाठक तक पहुंचाने के लिए है। जो पुस्तक उसको चाहिए उसे उस तक पहुंचाया जाए, उसे दिलाई जाए, उसे दिलाने में मदद की जाए। सीधे सीधे इससे इसका संबंध है। तो अब हम इसके निहितार्थ के बारे में आ जाते हैं कि जो कहना चाहते हैं कि इसके कुछ जो पॉइंट हो सकते हैं वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं कि मुक्त द्वार प्रणाली कि जो द्वार है वो सबके लिए खुले हैं, कभी कोई जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आ सकता है, पढ़ सकता है और देख सकता है कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है। और इसमें दूसरा पॉइंट हम ये भी डाल सकते हैं कि निधानी विस्थापन जो पुस्तकें हैं वो ऐसी जगह रखी जाएँ जो पाठक को सरलता से मिल जाए, जिसको आकर के अच्छे से पढ़ सके, देख सके, अच्छे से हमें उसको वर्गीकरण किया गया हो, पुस्तकों को मतलब एक सुविधाजनक तरीके से रखा गया हो जिससे कि जो पाठक है उसमें कोई दिक्कत ना हो। और हम कह सकते हैं कि नवगत पुस्तकों का प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले ऑफ न्यू अराइवल, जो नई पुस्तकें हैं पर जो व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करती हैं ऐसे हमें पुस्तकें रखनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं जो मानव स्वभाव को लाभ उठाने हेतु पुस्तकालय में कुछ नई नई चीज़ों का, तकनीकों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो पाठक है वो अपने आप ही आकर्षित हो। और चौथा डाल सकते हैं पुस्तकालय सूची यानी लाइब्रेरी कैटलॉग ऐसा होना चाहिए जो कि जो भी वो पुस्तक ढूंढना चाहता है तो वो आराम से पाठक को मिल जाए। और पुस्तक चयन यानी हम कह सकते हैं जो पुस्तक का चयन है वो पाठकों की आवश्यकता और उनकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए जिससे पुस्तकों को पाठक प्राप्त हो सके, ये भी कह सकते हैं। और छठा हम डाल सकते हैं संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस, जो पुस्तकालय की जो मुक्त द्वार प्रणाली है, निदान है, वो सब कुछ किस पर डिपेंड है, एक तरीके से संदर्भ सेवा पर डिपेंड है। जो कि कोई भी यूजर्स आए अगर उसे किसी पुस्तक के बारे में पूछना है तो जो लाइब्रेरियन है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष वो सहायता करेगी कौन सी पुस्तक कहाँ है। और
इस तरीके से हम और भी पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे पुस्तक प्रदर्शनी डाल सकते हैं कि जो पुस्तकों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती हो। तो ये सारे पॉइंट हम किसके अंदर डाल सकते हैं, तीसरे सूत्र के अंदर, यानी जो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है चतुर्थ सूत्र, यानी पाठक का समय कैसे बचाया जाए। और इसके सबसे हमें पता चलता है कि ये किस पर बल दे रहा है, कि जो समय की बचत है ना, ये उस पर बल दे रहा है। तो ये केवल ना सूची के विषय में विशेषज्ञों को दर्शा रहा है, बल्कि ये भी कहना चाहता है कि पुस्तकों को ऐसे रखना चाहिए जिससे कि जो यूज़र्स हैं उनका टाइम बर्बाद ना, जो पाठक है उनका कोई भी समय बर्बाद ना हो और उन्हें आसानी से पुस्तक मिल जाए। तो जो हम इसके नीतियार्थ के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमें उन्हें भी आपको टॉपिक में बता देती हूँ कि इससे क्या क्या हो सकते हैं। जो पहला है वो है पुस्तकालय का स्थान। पुस्तकालय का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ यूज़र्स को पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि हाँ कह सकते हैं कि ऐसी जगह, इसकी जो बड़े शहर होते हैं ना उसमें इसकी अनेक शाखाएँ होनी चाहिए, यानी कि छोटी छोटी जगह शाखाएँ होंगी। लाइब्रेरी में आराम से जो यूज़र्स है वो पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हो, इससे ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि यूज़र्स का टाइम बर्बाद ना हो। दूसरा डाल सकते हैं मुक्त द्वार प्रणाली। जो यूज़र्स हो वो उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उनका जो टाइम हो ऐसे पर हो कि जिस समय यूज़र्स आ जा सके। अगर कह सकते हैं कि निधानी विस्थापन, यानी सेल्फ अरेंजमेंट, जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तकों का जो अरेंजमेंट है, जो विस्थापन है, उसका विषय अनुसार होना चाहिए। जैसे कि यूज़र्स जो पुस्तक चाहता है वो उस विषय से रिलेटेड वहाँ पर जाकर के ढूंढ ले, तो उसे किसी और की मतलब कि किसी का समय बर्बाद ना करना पड़े, नष्ट ना हो इससे। तो और दूसरा कह सकते हैं कि पुस्तकालय सूची। तो जो पुस्तकालय सूची है उसका अरेंजमेंट, मतलब लेखक और राइटर और सहारक, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट हो कि एक बार सर्च करें और वो आसानी से पुस्तकें मिल जाए। और कह सकते हैं कि गाइड, हमें पुस्तकालय में एक ऐसा गाइड भी मिलना चाहिए जिससे कि जो हमें बता सके कि हमें कौन सी पुस्तक है, कहाँ है, किस तरीके से रखी है, और हम जाएं और सीधे पुस्तक लें और हमें मिल जाए, तो इस तरीके से हमारा समय बर्बाद ना हो। और अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो वो संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस हो सकती है, जो पाठकों के समय की बचत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सेवा के माध्यम से क्या होता है कि जो पाठक होते हैं ना, उनको पुस्तकालय के विभिन्न विभाग को उनके कार्य, उपलब्ध सामग्री प्रदान कराने में जो सेवाएं दी जाती हैं वो एक व्यक्तिगत सहायता के रूप में पहुंचाते हैं, जैसे पाठक का जो क्या होता है कि समय बच जाता है। तो ये कह सकते हैं कर्मचारी, कह सकते हैं जो पुस्तकालय संगठन है संचालन में जो सहायता करते हैं, वो कर्मचारी नियुक्त किए होते हैं, वो जो पाठकों का समय बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो बताते हैं कि कौन सी पुस्तक कहाँ नियुक्त की गई है, कहाँ रखी है। तो जो कर्मचारी है वो किस तरीके के होने चाहिए, कार्यकुशल होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, और मृदभाषी यानी कि विनम्रता से बोलने वाले, अपने कार्य को अच्छे से करने वाले, धैर्यवान होने चाहिए, और कर्मठ यानी काम करने योग्य होने चाहिए। अब हम आगे आते हैं इसके 5वें सूत्र के बारे में कि 5वां सूत्र क्या कहता है। तो 5वां सूत्र है वो पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है, इसके बारे में बोलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वक्त के साथ साथ जो पुस्तकालय के जो आकार है, पाठ्य सामग्री है, जो सेवाएं हैं, जो कर्मचारी है, उनमें क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे इस पुस्तकालय की वृद्धि होती है, जो सूची होती है वो एक आवश्यक उपकरण के रूप में सिद्ध होने लग जाती हैं। जो अभी का समय है उसमें क्या होता है कि जो पुस्तकालय है ना, वो कंप्यूटर के प्रयोग होने लगा है। जो कह सकते हैं कि हम अपरंपरागत स्वरूप में ले लें, जैसे मैग्नेटिक टेप, माइक्रो कार्ड, माइक्रोफिश आदि ने धीरे धीरे क्या करा कि पत्रिक सूची का स्थान ले लिया है। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके निहितार्थ क्या है, जो पुस्तक का भंडार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुस्तकालय अगर की वृद्धि है, यानी कि जो क्या है कि पाठक है, कर्मचारी है, इनकी संख्या में क्या होती है, तेज़ी से वृद्धि होती है। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो पुस्तकालय का संगठन है, जो संगठन है वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो आने वाला समय है या अन्य जो भी अभाव है तो वो उसमें बाधक ना हो सके, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना है। अगर भवन के निर्माण की बात करें कि वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सूरज की रोशनी कम हो, जितना इसमें टेम्परेचर चाहिए कि 50% होना चाहिए, और जो बारिश है जिससे कि सीलन ना आए। तो ऐसे हमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो हमारी पुस्तकें हैं वो किसी तरीके से दिक्कत ना आए। तो ये कह सकते हैं। और जो क्या है कि जो पुस्तकालय ना वो एक वर्धनशील संस्था ही है, जो पुस्तकों में वृद्धि होती रहे, और अलग मतलब कि जो पत्रिका कक्ष है, अध्ययन कक्ष है, और उसकी व्यवस्था लचीली होनी चाहिए, जिससे कि
कोई किसी आगे जाके की और वृद्धि हो सकेगी, अगर कोई किताबें बढ़ाई जा सके, कम कर जाए, जगह अच्छी होनी चाहिए कि अगर हमें सीट बढ़ानी है, यूजर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको और बढ़ाया जा सके, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर पाठकगण की बात करें तो पाठकगण का क्या है कि इसमें इनका उचित कार्य है, जो पाठकों की संख्या है ना वृद्धि होना निश्चित होती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो पाठन स्थल है ना वो पाठकों की उचित सुविधाओं के अनुसार नई प्रकार की सेवाओं का नियोजन की आवश्यकता रहती है। अगर कर्मचारी गण की बात करें, कर्मचारी के बारे में पहले ही बताया कि कैसे होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए, कर्मठ होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, जो समय समय पर मदद कर सकें, जो कि पुस्तक ढूंढने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारा क्या आ जाएगा कि कर्मचारियों के अंदर आ जाएगी कि जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें वृद्धि होती रहती है, और उसकी संख्या में और वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे और वो शिक्षित होंगे तो वो उनकी भी बढ़ता चला जाएगा, और जो शिक्षित प्रशिक्षित बनाने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती ही है, और उनकी प्रकृति कार्य क्षमता के अनुसार ही उनकी सेवाओं उनका उपयोग होना चाहिए, जो काम करने योग्य हैं, जो लाइब्रेरियन से उन्हीं को ही यहाँ लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जो वर्गीकरण और प्रलेख सूची की। जो वर्गीकरण सूची है या पद्धति है वो क्या है? जो पुस्तकालय की पुस्तकों की संख्या में निरंतर वृद्धि, उनमें समाहित नवीन विषयों का उपयोग वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करने के लिए व्यापक ढंग से अपनाया जाना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं। और सूची की बात करें तो पुस्तकों की जो वृद्धि है, वो जो अनुपात है वो सूची के आकार में वृद्धि होती है। इससे निरंतर वृद्धि को क्या करना चाहिए कि संयोजित करने के हेतु जो पुस्तकों से निष्कासित एवं खो जाने वाली पुस्तक होती हैं उनको निकालते रहना चाहिए। जैसे नई पुस्तक क्या है कि वो अपना स्थान ले लें, अपना स्थान बना लें। अब आगे बात करते हैं पुस्तकों की छँटाई। जो पुरानी पुस्तकें हो जाती है उन्हें छांटते रहना चाहिए, जिससे नई पुस्तकों को आराम से रखा जा सके। जितनी भी पुरानी पुस्तकें होती हैं उनकी लिस्ट बना करके उन्हें निकालते रहना चाहिए। पुस्तकों की छँटाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुरानी पुस्तकें होती हैं वो अपने आप जगह गहरे रहती हैं, उन्हें बेच देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पुस्तक बेच देते हैं उससे कुछ पैसा आता है जो कि लाइब्रेरी के लिए उपयोगार्थ हेतु होता है, तो हम ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पुस्तकालय की जो छँटाई है वो भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें पुस्तक पंचसूत्रों के व्यापक निर्वाचन के बारे में बता रखा है रंगनाथन ने। उसमें भी हम 5 सूत्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि 5 सूत्र इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर उपयोगार्थी प्रत्येक उपयोक्ता को उसका सॉफ्टवेयर का यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, तो वो सारा कुछ उसमें दे रखा है। कौन सी वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए, इसके अंदर भी सिर्फ ये 5 सूत्र ही बता रखे हैं। तो जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि जो रंगनाथन के 5 लॉज कौन से, यानी जो रंगनाथन द्वारा प्रतिपादन किया गया पुस्तकालय के 5 सूत्र वो कौन कौन से है। इससे एक मेन क्वेश्चन यही बनता है, और मैंने आपको 5 सूत्रों के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी है तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।